सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मैं बस दरमियाना सा हूँ। उसकी वजह ये है कि पहले हम जिस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हैं, इस वक्त जहाँ हम बैठे हैं, सर। तो जो स्टूडियो मॉनिटर था वो मेरे सामने हुआ करता था। मैं अपने बाल देखता रहता था, अपने हुस्न को एडमायर करता रहता था आपसे, लेकिन मेरा खुश होना देखा नहीं गया। आपको जलन महसूस हुई, आपने मॉनिटर अपने सामने रखवा लिया। आप अब अपने आप को देखते रहते हैं, अपनी टाई ठीक करते रहते हैं। सर ऐसे नहीं चल सकता, या तो दो मंगवाएं या फिर मेरे सामने रखें। साहब कह रहे हैं मोहब्बत टू वे होती है। ये सर वो असल में हुआ ऐसे, ये मैंने नहीं किया। ये जो स्टूडियो की इंतज़ामिया है, मैं तमाम चैनल की हद तक इसको नहीं इल्ज़ाम लगाता, स्टूडियो की हद तक जो इंतज़ामिया है ना, उन्होंने फैसले किया कि आपके बालों से मेरी टाई ज़्यादा ज़रूरी है। ये उनका फैसला था, तो उन्होंने फिर मेरे आगे मॉनिटर रख दिया। और मैंने भी, लेकिन मैं मानूंगा, तस्लीम करता हूँ कि मैंने फिर ना नहीं की। सर शाहीन तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना, यानी कि पूरा स्टूडियो का जो अमला है वो मेरे से जलता है। सर बिल्कुल सर, ये सर असल में आपको ज़रूरत नहीं है। मुझे हर वक्त सर स्मॉल करेक्शंस की ज़रूरत है। मैं तभी बढ़ाऊंगा, आप जैसा बनूंगा, और फिर हम ये मॉनिटर से हटा ही देंगे। हम कहेंगे हम ऐसे ही हैं, देखो एंजॉय करो। तो सर बहरहाल कल के दिन आपने जो आपकी प्रेडिक्शन थी वो ठीक जा रही है, मेट डिपार्टमेंट वाली। आपने बारिशें भी ठीक ठाक करा छोड़ी थी, और अनएक्सपेक्टेड बट एकदम से आई और चली गई, और बिजली भी बड़ी चमकी, लोग बड़े खुश हुए। रात को मौसम बड़ा बेहतरीन हो गया, और मैंने भी इंजॉय किया, आपने भी इंजॉय की। लेकिन अब मुझे यकीन है तकरीबन कि अब बड़ा ड्राई स्पेल आने वाला है, तो अब आपको मैं डराऊंगा थोड़ा सा कि अब आप गर्मी के लिए तैयार हो जाए। मुझे पता है आपको डर लगता है, मुझे तो आपको पता है, मैं तो बस सर असल में मसला वही है कि सिर्फ गर्मी से डर नहीं लगता, उसके साथ जो बिजली के बिल आते हैं उनसे बहुत डर लगता है। सर आज हमारा पूरा एक जो सेगमेंट है वो है इसी चीज़ के ऊपर, उस पर तो आते ही हैं। शुरुआत करते हैं सर हमसाया मुल्क से, इंडिया से। ज़बरदस्त। और आपने सुना होगा क्रॉस बॉर्डर एंटरटेनमेंट शेयरिंग, एक्टर्स जा रहे हैं, आ रहे हैं, इंडस्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री हो रही है। फिर हमने क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की बात सुनी होगी कि जी वहाँ से चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये चीज़ें अब नहीं हो रही, बट एक क्रॉस बॉर्डर जो चीज़ हुई है वो मैं ऑडियंस तक शेयर करना चाहूँगा। आज अखबारात में भी थी और बड़ी देर से ये एक सिलसिला चल रहा है, तो जो कि इंतहाई मुस्बत है। एक खातून 19 साल की, जिनका नाम है आयशा राशान, कराची की रहायशी हैं, और अपेरेंटली बॉर्न इन इंडिया, बट बहुत यंग एज में कराची मूव होगी। तो उनको बड़े सालों से, 9 साल की उम्र से बल्कि 5 साल जब उनकी उम्र थी, सॉरी, तब से उनको एक हार्ट डिजीज़ है, बड़ा सिवियर। सो मच सो कि उनकी एक कहा जाता है जो आर्टीरियल वॉल होती है या वाल्व होता है, उसके अंदर से कोई लीकेज बार बार हो रही थी, जिस वजह से उनको परमानेंटली कोई एक एपरेटस पहन के फिरना पड़ता था टू स्टे अलाइव। सो वो बढ़ते बढ़ते चीज़ें जो हैं वो 2019 में इस हद तक पहुँच गई कि वो बिल्कुल ही सब डॉक्टर ने हाथ उठा लिया। सो एक MGM हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, ये 2019 में वहाँ गए, और वहाँ पे एक डॉक्टर ने कहा कि आपका ट्रांसप्लांट सिर्फ हल है। तो सर मैं आपके शो के तवसत से बताना चाहूँ कि उनका जनवरी के महीने में ये ट्रांसप्लांट जो है वो सक्सेसफुली कर दिया गया था। दिल्ली के एक रिहायशी जो एक 69 ईयर ओल्ड ब्रेन डेड मरीज़ थे, लेकिन हार्ट उनका बिल्कुल ठीक था, वो इन खातून को मिला है। अब वो बिल्कुल ठीक हैं, वो पाकिस्तान वापस आ गई हैं, और ये हमारे लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि इससे। और फिर इसमें सवाल ढेर सारे उठे, और मैंने भी, मेरे जहन में भी आया कि जी यहाँ पे जिस पे हम आते हैं कि यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराना कोई ज़्यादा आसान काम नहीं है, फॉर द राइट रीजन आसान नहीं है, बट इंडिया में कैसे उन्होंने अलाउ किया कि एक ओवरसीज शख्स को दे दें। तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि जी हमारी पॉलिसी ये कहती है कि एक ऐसा डोनर जो कि इंटरनली हमारे मुल्क में उसके ऑर्गन का रिसिपिएंट कोई ना हो, जैसे 69 ईयर ओल्ड ब्रेन डेड शख्स है, उसका हार्ट नहीं आप किसी रिसिपिएंट है, तो फिर हम ओवरसीज़ को भी ऑफ़र करते हैं, जिस विश लिस्ट पे ये खातून थी, और उनको ये हार्ट मिला, एंड नाउ शी इज़ फाइन। और उसके साथ साथ मैं ये आपको बताऊं कि इसकी लगभग जो कीमत है टोटल वो है 3.5 मिलियन इंडियन रुपीज़, जो यहाँ के बनती हैं कोई 1 करोड़ 17 लाख रुपए। एक और मुस्बत चीज़ इसके अंदर कि जो एक NGO है ऐश्वर्या ट्रस्ट, वो इसी ट्रस्ट के कुछ पास्ट पेशेंट्स और इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल्स ने मिल के
ये रकम जोड़ के इस खातून को फ्री ऑफ कॉस्ट ये तमाम इलाज कराया और अब वो वापस कराची आ गई। ये बहुत ही अच्छी खबर है, जितना शुक्रिया अदा किया जाए इसमें मेडिकल स्टाफ प्लस एनजीओ का जिन्होंने ये सारा कुछ किया उतना कम है। इससे पहले भी इस तरह के इलाज होते रहे हैं। उसमें तो ये होता था कि कुछ ऐसी टेक्निकल किस्म की चीज़ें जो कि हमारे मुल्क में नहीं हो सकती और इंडिया में हो सकती थी, तो यहाँ पर हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो भी उसमें एड करती थी, वो रिक्वेस्ट करती थी इंडिया को। इंडिया कई दफ़ा वीज़ा ग्रांट कर देता था और फिर उन केसेस में इंडिया जाकर उस शख्स का इलाज हो जाता था। इसमें एक मशहूर केस और था, लेकिन उसमें ज़ाहिर है उसमें भी तारीफ़ ही करनी चाहिए, लेकिन वो क्योंकि शख्स ऐसे हैं जिनको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। वसीम अकरम साहब का मैंने सुना था कि जब उनकी जो अहलिया थी पहली जिनका इंतकाल हो गया, तो उनको जब एयर एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे शायद सिंगापुर, जी बिल्कुल, तो रास्ते में उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और प्लेन शायद इंडिया के ऊपर था। जब इन्फॉर्म किया गया तो इंडिया ने कहा कि हालांकि उस वक्त शायद वसीम अकरम साहब के पास और उनकी अहलिया के पास इंडिया का वीज़ा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा जी कि आप यहीं पे लैंड कर दें और हम वो देख लेंगे। उनको फिर मेडिकल असिस्टेंस दी गई, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव नहीं कर सकी। तो ये बड़ी ही अच्छी बात है। बल्कि सॉरी इसमें मैं इजाफा कर सकूं तो वसीम अकरम साहब का एक पॉडकास्ट मैं सुन रहा था जिसमें उन्होंने पूरा वाकया बताया। उसमें बताया कि जब हम उतरे जहाज़ से तो इंडियन स्टाफ खड़ा हुआ था जो ज़ाहिर वसीम अकरम के वहाँ फैंस हैं। उन्होंने कहा जी आप जाएँ, फॉर्मेलिटीज़ पीछे से होती रहेंगी, आप बस पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स देते हमें, आप जाएँ। सो वहाँ से उनको कहा निकले। तो ये तो फिर है ना सर कि प्यार वो ही सर टू वे तो है ना फिर वहाँ पे। क्या बात है। और फिर दूसरी एक और चीज़ ये कि जिस तरह आपने जिक्र किया ना कि ये कितना अच्छा उसूल है कि जाहिर है अगर वहाँ पर कोई ऐसा शख्स होता जिसको इस हार्ट की ज़रूरत होती तो वो पहले उनकी प्रायोरिटी वही होती, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं है तो बजाय कि इतना एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आप ज़ाया कर दें, तो कितनी अच्छी बात है कि अगर मुल्क से बाहर किसी को ज़रूरत है तो उसको दे दिया जाए। इसी पे एक डॉक्टर्स का एक मतलब अस्पतालों का उसूल होता है हर जगह, और मुझे कुछ अर्से पहले पता लगा वो कितना खूबसूरत उसूल है कि हमारे एक दोस्त हैं, उनकी वालदा को ब्लड की ज़रूरत थी, उनका मसला चल रहा था, तो मेरे साथ मैच करता था, तो मुझे उन्होंने बुलाया। मैं पहले गया क्रॉस मैच के लिए, 2 घंटे वेट करना पड़ता है। तो मैंने कहा जी मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर बाद। मैं 2 घंटे के बाद जब गया, उन्होंने कहा जी क्रॉस मैच हो गया लेकिन अभी पेशेंट की तबीयत संभली हुई है तो अभी नहीं चाहिए। मैं फिर आ गया, मैं रास्ते में था, उन्होंने कहा जी तबीयत फिर बिगड़ गई है, आ जाएं। मैं पहुंचा, फिर संभल गई थी, फिर मैं निकला, फिर फ़ोन, ये 2 दफ़ा हुआ इसके बाद। तो अब जाहिर है बंदे को भी फटीग होती है, जाना आना, ट्रैफिक, ये वो सारा कुछ। मैं गया और मैंने उनको कहा जी कि अगर अभी इस वक्त तबीयत संभली भी हुई है तो आप ब्लड मेरा ले लें और अगर खुदा ना खास्ता उनको ज़रूरत पड़े तो आप दे दीजिएगा, तो मुझे ताकि चक्कर बच जाएँ। उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी कि ये ब्लड तब तक आपका है जब तक आपकी बॉडी में है, जब ये हमारे पास आ गया तो ये हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी है। उसके बाद होगा क्या कि अगर आपके पेशेंट से पहले किसी और के पेशेंट को ज़रूरत पड़ गई तो हमारी मजबूरी है, हमने उसको दे देना। सो ये बड़ी खूबसूरत बात है। और इसी तरह कुछ और चीज़ें, जिस तरह मुझे परसों तरसों पता लगा कि मैं वो हमारा एक प्रोसीजर होना था फैमिली में, तो मैं गया और मैंने कहा जी कि वो रूम चाहिए। तो उन्होंने कहा जी पेशेंट किधर है, मतलब ओपीडी में है, इमरजेंसी में है? मैंने कहा नहीं वो पेशेंट तो अभी चिलिंग कर रहा है, वो तो हमारी जो प्रोसीजर तो 4 दिन बाद है। तो उन्होंने कहा ये होटल है जब पेशेंट आएगा तो हम रूम दे देंगे, आप अभी से एडवांस बुकिंग। सर वो ये होता है ना, यूजली यहाँ पे लोग कहते हैं यार कि एक दिन पहले जाके वहाँ सेटिंग कर लें, खाबे शाबे आ जाएं, क्योंकि सर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर बहुत ज़्यादा है कि रूम्स भी हमारे अस्पतालों के इसलिए ज़रा बड़े, प्राइवेट ऑब्वियसली बड़े बनाए जाते हैं कि जी फैमिलीज़ ने आना है, लोगों ने आना है, वहाँ बैठना है। इस चीज़ को ना समझते हुए कि जब पेशेंट कमरे में शिफ्ट हो जाएगा, पेशेंट नहीं चाहता कि यार सारे लोग हो, कुछ शायद पेशेंट्स चाहते हो, पर उमूमन ऐसे ही होता है, डॉक्टर्स भी डिस्करेज करते हैं कि यार एक बंदा आ जाए, बाकी सबको आने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे वो है नहीं, सब जाएंगे। बिल्कुल। और अब ये रिसेंटली मैंने देखा है पाकिस्तान में अब फूल ले जाने पर भी पाबंदी हो गई है। एक नीचे रिसेप्शन वाले आपको रोक के कहते हैं यहाँ पे रखवा दें, जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे उनको दे देंगे, कमरे में फूल ले जाने की। इसका सॉरी मैं ऐड करता जाऊँ कि सर कुछ अस्पताल हैं, सो सारे नहीं उन्होंने इसलिए बैन किया है क्योंकि उन्होंने अपनी लॉबी में एक फूल वाला, एक हॉस्पिटल का अपना जो है
वो वहाँ पे है, तो उनके ऑथराइज्ड जो पूल है ना वो आप ले सकते हैं। अच्छा वैसे लेकिन बाहर होता होगा कुछ यकीनन जो है ना, उससे भी आपकी जो है वो तबीयत बिगड़ सकती किसी है। को है फीवर है, पोलन एलर्जी है, कुछ भी है, तो लोग जो गुलदस्ते लेके जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। इसमें एक और चीज़ ये है कि वैसे तो यहाँ पर अब SIUT जो है एक इंस्टीट्यूट बड़ा ही शानदार पाकिस्तान कराची का बिल्कुल, उसमें ये है कि आप उनके डोनर बन सकते हो, ज़िंदगी में आप कार्ड बनवा सकते हो कि जी अगर मैं जो है फौत हो जाता हूँ तो और मेरी कोई भी चीज़ आपके काम की है तो उसको दे दिया जाए। लेकिन फिर भी ये डिबेट अभी तक पाकिस्तान में है कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगेन मेरी नज़र में तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये है कि अगर किसी को इसमें कोई मसला है भी, तो हम जिस तरह कल के शो में बात कर रहे थे कि ये सारी वो चीज़ें हैं जिन पे डिबेट होनी चाहिए। ये डिबेट करें वंस एंड फॉर ऑल, इसका कोई नतीजा निकालें। इस डिबेट में आप अपने उलमा को भी बिठा लें, आप अपने लेजिस्लेटर्स को भी बिठा लें। ये जो इतने सारे टीवी टॉक शोज चल रहे हैं और इतनी सारी जो हमारी काबीना के इजलास हो रहे हैं, उनमें पता नहीं किस किस्म की बहसें हो रही हैं, ये बहस क्यों नहीं कर लेते? सर बताता हूँ किस किस्म की बहस है। पहले सर मैं उस पर आना चाहूँगा, इस ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो पाकिस्तान की हद तक, उस पर तो हमने डिस्कशन करनी। ये ब्लड वाली जो बात की ना, वो ऐसे हुआ कि हमें चाहिए था किसी के लिए ब्लड, और मेरे को अजीज़ थे, तो मैंने फ़ोन शोन किए। वो एक बंदे ने कहा यार मेरा तो ये है ये वाला, और वो रेयर था, मतलब उसका ना वो बी नेगेटिव जो ज़रा रेयर होता है। तो कहा जो यार, वो आ गए। अब जब वो लेने लगे, उनका ड्रॉ करने लगे, ब्लड ड्रॉ भी करना शुरू कर दिया, और फिर उनसे सवाल जवाब करने से, दवाई तो नहीं लेते कुछ। कहते हैं मैं हाइपरटेंसिव पेशेंट हूँ तो मैं ब्लड प्रेशर की दवाई लेता हूँ। कहते हैं सर आप तो ब्लड नहीं दे सकते। तो कहते की कर रहे हो फिर? तो एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इस तरह, जैसे आपने डिबेट का जिक्र किया कि बहुत दफ़ा ये होता है लोगों को ब्लड चाहिए तो उसको परेशानी में होते हैं, उनको जब बंदा मिल जाता है तो वो एक साई ऑफ रिलीफ होती है, चलो यार बंदा मिल गया। अब आप जब वो बंदा आए आपके पास, आप उसको इन्फॉर्म पहले ही कर दें कि जी आप ये फलानी मेडिकेशंस तो नहीं लेते, अगर तो लेते हैं तो आपका ब्लड जो है वो इस काबिल ही नहीं है किसी को, ताकि उस बंदे को उससे दो चीज़ें होंगी। एक तो उनको भी होगा यार कि चलो आया था बंदा लेकिन हो नहीं सका, दूसरा इन फ्यूचर कभी उसको बुलाया जाएगा शख्स को तो उसको वो पहले ही फ़ोन पर कह देगा यार मेरा ब्लड ग्रुप तो मैच करता है, अलबत्ता मैं क्योंकि हाइपरटेंसिव हूँ या मुझे कोई डायबिटीज़ है, कुछ भी है, जो भी चीज़ें जिसकी वजह से ब्लड नहीं दे सकते, मैं ब्लड नहीं दे सकता। तो ये भी अच्छी चीज़ है। प्लस यहाँ पे ब्लड बैंक कल्चर भी उस तरह से, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड ब्लड बैंक हमारा हुकूमती लेवल पे उस तरह से नहीं है। ये अपने अस्पतालों के अपने ब्लड बैंक्स हैं जो कि एक अपनी, जिस तरह आपने मैकेनिज़्म बयान किया उसी तरह चलते हैं कि आप दे जाएँ। सवाए शौकत खानम के, वो इस वजह से कि उसका मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है, वहाँ पर अगर आप जाएँ, आपकी क्रॉस मैचिंग नहीं करते, वो आपका ब्लड ले लेते हैं कि जी हमारे किसी काम के है। और जो पेशेंट होते हैं वो स्वैपिंग का एक मैकेनिज्म है कि जी हम उनको हमारे जो पड़े में हमारे पास उस कैटेगरी के दे दें, आपका जो भी ब्लड ग्रुप हो वो आपसे ले लेंगे, और उसकी फिर जो भी पेशेंट की फैमिली होगी उनको अलॉट कर देंगे यार एक इनका बैग क्योंकि हमने ले लिया तो एक इनका आ गया। तो वहाँ पे वो क्रॉस मैचिंग वाला चक्कर ही नहीं है, वो बाद में क्रॉस मैच करके उसको दे देंगे कोई ब्लड। बिल्कुल। अच्छा एक तो ये कि कई अस्पताल बड़े अच्छे हैं जो कि पहले ही सारे सवाल जवाब कर लेते हैं, लेकिन उसमें फिर कुछ तो इतने ज़्यादा जो है वो प्रिकॉशनरी, वो इतने ज़्यादा मतलब सवाल खड़े कर देते हैं और अक्सर मना कर देते हैं, फिर आपको कई दफ़ा इंटरवीन भी करना पड़ता है। जैसे चंद दिन पहले ही एक अस्पताल में हुआ कि वो डोनर आया और उन्होंने कहा जी कि आपको कोई दवाई खाते हैं, कोई इनहेलर, तो उसने कहा जी मतलब हाँ कभी कभी। उसने कहा आखिरी दफ़ा कब लिया था? उसने कहा जी गंदम की कटाई 2 साल पहले हुई थी। उसने कहा आप ब्लड नहीं दे सकते। उसने कहा नहीं यार मैं दे सकता हूँ, क्या हो गया है। सो इतना भी ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। बाकी जो है वो ख़ास तौर पे ऐसे अस्पताल जहाँ पे लुकीमिया का इलाज होता है वो तो हर किस्म का ही ब्लड ले लेते हैं क्योंकि उनको तो इतना ज़्यादा चाहिए होता है। सो ये वहाँ चलता है इधर। बिल्कुल सर। बाकी आपने SIUT का जिक्र किया, तो हमारा जो पंजाब का है, फोटा जिसे कहते हैं, पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एसोसिएशन जो है, वो भी इस चीज़ अब ऑफ़र करता है। तो SIUT तो एक प्रॉपर इदारा है ना, वो तो उस तरह से पब्लिक भी नहीं है, जो वो प्राइवेट है, मतलब जो ये अदीबुल हसन रिजवी साहब का जो अस्पताल है। सो और SIUT बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। सो जो पंजाब की हद तक है वो तो उन्होंने सारा चेंज कर दिया इस सारे सिस्टम को। एक ज़माना में आपको याद होगा कि ये ख़बरें बहुत आया करती थी कि जी लेन देन के ऊपर जो है लोगों ने को मसले होते हैं, तो बड़ी खबरें आती थी कि जी उन्होंने कहा जी कि हमारे को पेशेंट है तो उसको किडनी चाहिए, तो किसी की किडनी दे दी, अपने सेटलमेंट करवा ली है वो। अब फोटा जो है उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी किया। वो 3 चीज़ें कर रहा है। एक उनका है सर ऑब्वियसली इवैल्यूएशन का मैकेनिज्म बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि जी किसी ने रेसिपिएंट और डोनर के ऊपर वो एक सोशल और मेडिकल कंडीशन दोनों इवैल्यूएट करते हैं। उस पर एक इंडिपेंडेंट पैनल हर केस पे नया बनता है।
जिसमें कुछ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी होंगे, कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ और होंगे, जो इंटरव्यू करेंगे दोनों पार्टीज़ का इंडिपेंडेंट कलेक्टिव, फिर ओके देंगे। और फिर आपको काफ़ी मतलब इतनी बड़ी फाइल होती है इसकी जो बनती है, उसके बाद सर्जन अलाउड होता है सर्जरी करना। दूसरा इनका जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो है विसल ब्लोइंग प्रोटोकॉल है इनका, एक पोर्टल, सॉरी विसल ब्लोइंग पोर्टल पे आप अनोनमसली आप बता सकते हैं कि यार मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, या मेरे किसी जानने वाले को प्रेशराइज किया जा रहा है, या ये दो लोग जो हैं इस किस्म की ट्रांजैक्शन में घुस गए हैं कि ये प्राइवेट क्लिनिक से सर्जरी करवाएंगे और ये जो है किडनी जो है किसी बंदे से किसी लेन देन के मामले पे होने लगी है। तो ये भी यहाँ पे बहुत होता है, बिल्कुल बहुत होता है। और अब इसको बहुत स्ट्रीमलाइन कर लिया, अब जो है बहुत मुश्किल हो गया जी। और ये एक ऐसी चीज़, सर माफ, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, हमने जाना एक ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात कर रहे थे। खबर तो हमने शुरू की थी कि जो एक कराची की खातून को इंडिया की तरफ से एक हार्ट ट्रांसप्लांट किया, वो तो बड़ी मुस्बत चीज़ है, लेकिन हम पाकिस्तान की हद तक बात करें तो सर पंजाब के अंदर अब ये चीज़ आप जैसे कह रहे थे कि बहुत स्ट्रिक्ट कर दी गई है, बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, तो ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर अमूमन यही पता चलता था कि जी किसी को अगर कोई ऐसे तबके का है जिसका हाथ पड़ता है किसी ऐसे शख्स के ऊपर जिसको वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, अमूमन ये हमने थोड़ा ये भी खबरें सुनी है कि कोई अगर किसी लैंड का लैंडलॉर्ड टाइप या कोई मतलब सीनियर बड़ा बंदा जो है जिसका पड़ता है ऐसी कम्युनिटी पे जो गरीब हैं, तो वो वहाँ से कहता है जी कि मुझे अगर किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए या लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए, हार्ट ट्रांसप्लांट चाहिए, तो जी चेक करो किसके पास है मेरे से मैचिंग, और उनसे वो ले लेते हैं। तो ये चीज़ों को रोकने के लिए ऐसे इदारे मौजूद हैं, और अब आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि इसके ऊपर बड़ी स्क्रूटनी है और बड़े खबरें इस तरह की मिलती हैं कि जी फलाने क्लिनिक की बेसमेंट में सर्जरी हो रही थी, छापा पड़ गया, ये खबरें मिलती हैं अब तो। बिल्कुल, देखें इलीगल ऑर्गन ट्रेड एक ऐसी चीज़ है कि आप दुनिया का कोई भी मुल्क शायद नहीं ढूंढ सकते जहाँ पे ये होता ना हो। सो पाकिस्तान में भी अगर होता है तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये जितना कम हो गया है, इसके ऊपर जितनी सख्ती हो गई है, और अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे पिछली 3-4 हुकूमतों ने बिल्कुल एक जितनी सीरियसनेस शो की है, ये बड़ी बात है, और एक तरह की पॉलिसी शो की है। बिल्कुल। सो ये बहुत है। आखिर में इसमें ना मैं एक और चीज़ चाहता हूँ जो हम बार बार कहते हैं ना कि डिबेट होनी चाहिए, एक इस चीज़ पे भी होनी चाहिए। थोड़े दिन पहले आपके सामने रमज़ान गुजरा है जी। सो एक सर्जरी थी, उसमें ब्लड चाहिए था, एक अस्पताल में ब्लड बड़ा वो कॉमन था। सो जब फ़ोन घुमाए गए तो बहुत सारे लोग थे, वो मान गए, लेकिन उनमें से ज़्यादातर ने कहा जी कि हम अफ्तारी के बाद देंगे क्योंकि अभी रोज़ा टूट जाएगा। सो अगेन हमें सही गलत का नहीं पता, और इवेंचुअली एक डोनर मिल भी गया, लेकिन ये भी एक ऐसी चीज़ है कि उस पर एक दफ़ा डिबेट हो जानी चाहिए और सबको पता लग जाना चाहिए कि जी आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। सर असल मसला ये है कि माशरे का कि जितना आपको और मुझे डिबेट करने का शौक़ है ना और इज़हार ख्याल का और गुफ्तगू का, उतना सबको नहीं, शायद हमें देख देख के सबको ही आ जाए, सियासतदानों को भी आ जाए यार कुछ नहीं किया तो कम बैठ गाल कर लेने। आमीन सर, बातें एंड में बात ही रह जाती है, बंदे तो चले जाते हैं सर, सिर्फ ये याद रह जाता है कि एन है क्या। हाँ बिल्कुल सर, और सारे जो किस्से हैं वो इसी चीज़ से शुरू होते हैं कि यार तब उसने ये कहा था, अच्छा पर किया उसने क्या, उसके बाद वो एक अलग बात है। सर आगे चलते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब खबरों में उन्होंने री एंटर किए हैं वया राना सनाउल्लाह साहब। सर आप इंटरेस्टेड हो गए हैं? सर एक प्रेसर हुआ अभी रिसेंटली जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब थे, जावेद लतीफ़ साहब थे और खुर्रम दस्तगीर साहब थे। तो राना सनाउल्लाह साहब ने उसके अंदर इंकशाफ किया कि जी हम जो हैं फिर से चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी के सदर जो हैं फिर से बने, और इसके ऊपर पार्टी एक मुश्तरका फ़ैसला है पार्टी का। और अभी तो क्योंकि वो चीन का एक दौरे पे गए हुए हैं, आपने मुझे कहा था उस दिन कि उसके बाद शायद वो बरतानिया भी जा रहे हैं फिर से, आई थिंक मैंने भी यही सुना, आपने भी सुना। तो उसके बाद फिर वो जब वापस आएंगे फिर ये सारी चीज़ की जाएगी। थोड़ी मैं अगर हिस्ट्री बता दूं तो इनका ये प्रेसिडेंट ही थे पार्टी के हमेशा से, मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी प्रेसिडेंट रहे हैं और बड़ी देर के लिए, और बड़ी टेन्योर्स उन्होंने की हैं, जिसके अंदर फिर हुआ ये कि जो पैनामा केस था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह था कि अंडर 62 एंड 63 जो है एक शख्स जो है वो पार्टी प्रेसिडेंसी नहीं संभाल सकता, की डिसीजंस पार्टी के नहीं ले सकता अगर वो 62-63 के अंदर एक केस हो गया उनके ऊपर और मतलब उसके चार्जेस लग गए। सो इलेक्शन कमीशन ने इनकी पार्टी प्रेसिडेंसी जो ख़त्म करते हुए मियां शहबाज शरीफ साहब ने मेरे ख्याल में टेक ओवर किया था उस ज़माने में। ये 2017-18 की बात है, लगभग 18 की। तो उसके बाद ज़ाहिर है ये केसेस जो हैं
ये आहिस्ता आहिस्ता जब से मियाँ साहब वापस आना शुरू हुए हैं और जब तक वापस आए हैं और अब से लेके ये इतने साल डेढ़ तक के अंदर अंदर इनके केसेस जो हैं वो तमाम तर जो हैं तकरीबन जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो उसके बाद पार्टी ने फैसला किया कि पार्टी जो है अब जो पार्टी का विज़न है, पार्टी का मंशूर है, मैनिफेस्टो है, जो आगे जिस तरह लेके जाना है, उसके अंदर सदारत जो है वो होनी चाहिए मियाँ नवाज शरीफ साहब की। तो इसके ऊपर एक साफ़ी ने सवाल पूछे राना साहब से इसी कि जी हमने तो ये सुना है लेकिन कि पार्टी के अंदर नहीं बट फैमिलीज़ के अंदर कोई इस किस्म की बात है कि शायद ये चीज़ हो ना पाए। तो राना साहब ने इस इल्ज़ाम को, इस सवाल को बिल्कुल ही मुस्तरद किया और उन्होंने कहा जी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा जो हैं, तीनों जो हैं वो एक पेज पे हैं। वो जो भी करेंगे वो इस मुल्क की, पंजाब सूबे की, तमाम सूबों की, पूरे मुल्क के लिए मेहनत करेंगे और उसको ठीक करेंगे। पार्टी मंशूर भी ये कहता है और सब उस पर मुश्तरका हैं। तो फैमिली के अंदर कोई इशू नहीं है और मियाँ नवाज शरीफ साहब का ही ये बनता है कि वो सदारत जो है फिर से संभालें PMLN की। जब आपने बताया कि वो नहीं रिटेन कर सके पार्टी की सदारत, तो उसके बाद उनको बना दिया गया था ताहियात कायद। जी, कायद ना। तो अब वो जाहिर है ताहियात कायद जो है ना वो एक सेरेमोनियल पोस्ट है। उसकी कोई उस तरह से हमारे यहाँ पे आइन के मुताबिक उसके पास कोई पावर्स नहीं है। अगेन आप अगर एक ऐसी पार्टी में हो जो कि पार्टी का नाम ही आपके नाम पे है, ये मुस्लिम लीग नून है, सो वो नून नवाज का ही है ना, सो वो कुछ भी हों, वो तायात कायद हों या कुछ भी हों, मतलब वही बात है कि अगर वो किसी दिन टेलीविज़न पर आके कह दें कि ये जो पार्टी ने फैसला किया इसमें मैं शामिल ही नहीं हूँ, तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा पार्टी के ओहदेदारों के लिए उस फैसले को बैक करना। अब अगर ये फैसला किया जा रहा है कि उनको वापस सदर बनाना है तो ये यकीनन एक प्रिकॉशनरी मेजर है उन किस्म के हालात के लिए जो आपको याद है कि आज से कुछ अर्सा पहले हुआ मुस्लिम लीग काफ के साथ, जब आधी पार्टी एक साइड पे चली गई आधी दूसरी, बिल्कुल, और उसमें फिर पंजाब असेंबली में वोटिंग का मामला हुआ। फिर वो अदालतों ने कहा जी कि जो सदर है पार्टी का, जो वो कह रहा है उसके मुताबिक फैसला होगा। सो ऐसी किसी सिचुएशन के लिए नवाज शरीफ साहब को शायद बनाया जा रहा है। अगेन ये सिचुएशन अराइज होगी या नहीं होगी ये अभी किसी को भी ना पता हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन क्योंकि आ सकती है इसलिए बनाया जा रहा है। और इसमें जो बहरहाल ये एक जो साइन है साफ़ियों के लिए वो ये है कि कल को अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब जो कि सदर हैं पार्टी के, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो इसलिए शायद पार्टी ये सोचती है कि ये अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप बचाएंगे, पार्टी को फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए उनसे शायद ये पावर ली जा रही है। सो इसमें अगर कोई सहाफ़ी सवाल कर रहे हैं तो उनका सवाल करना भी कोई अचंभे की बात नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप पार्टी की लाइंस पर देखें तो पार्टी भी ठीक कर रही है। जी बिल्कुल सर। और इससे सर देखें एक और भी बहस छिड़ जाती है कि इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का फ्यूचर जो है वो हमें क्या नज़र आ रही है। आपने मैंने इसी ही सोफ़े पे बैठ के कई दफ़ा डिस्कशन की है कि, और आवाम के अंदर भी ये एक तासुर है, तकरीबन मेरे ख्याल में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और हमारे जो दीगर हल्के हैं उनके अंदर भी ये एक तासुर है कि यार ये ज़्यादा देर काम चलना नहीं है, ये वाला जो चल रहा है अभी जो एक इत्तेहादी गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ तो हम सिंपल मेजॉरिटी की चल रही थी, मतलब इफ़ नॉट कि 2/3 लेके बस ख़त्म ही कर दें कहानी, वो तो ऐसा तो नहीं हुआ। तो उसके अंदर अपसेटिंग फैक्टर जो था वो तहरीक इंसाफ का था, जो अभी भी एक अपसेटिंग फैक्टर ही दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रोज़ हमें असेंबली के अंदर उसकी एक अक्कासी होती है। तो एनीवेज आपने मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट किया था रेस, वो मैं आपके तवज्जुह से बता दूं कि आपने कहा था अगर छोटे मियाँ साहब जो हैं वो 5 साल पूरे कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ये समझें कि वो अपने बड़े भाई से बेहतर सियासतदान साबित हुए इस टेन्योर में। सो उनको तो मेरे ख्याल में पूरी कोशिश ही इस चीज़ की होगी कि किसी ना किसी तरह, एक तो इस प्रेशर की वजह से कि सबको लगता है हम नहीं कर पाएंगे, और दूसरा इस प्रेशर की वजह से कि यार मैं अपने आप को अगर इस चीज़ सिर्फ इस टेन्योर की हद तक ही मनवा जाऊँ कि जी मैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हूँ इस मुल्क का जिसने अपने 5 ईयर्स जो हैं वो पूरे किए हैं, एंड और वो मेरे ख्याल में हम ये चीज़ ही मानते हैं कि आई थिंक द नीड ऑफ द आवर जो है वो भी यही है। मतलब लोग जो हैं और हमारे जो बाकी हल्के हैं वो भी ये चाहते हैं कि यार एक लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी है, ना कि हर 2-2.5 साल बाद हम फिर वहीं बैठे हैं कि जी अब उन्होंने बाहर ले आते हैं ना अंदर करते।
बिल्कुल। देखिए ना, इसमें एक और बड़ी बारीक बात है, वो ये है कि आपको याद होगा जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जाने की बातें शुरू हुई तो पहले तो ये कहा गया पार्टी की तरफ से कि ये सिर्फ चहमगोइयाँ हैं, पार्टी कहीं नहीं जा रही, हुकूमत हमारी है। फिर जब पता लगा कि अच्छा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक्चुअली होने लगा है, बस ये किसी भी दिन आया खड़ा है, तो आपको याद है तहरीक इंसाफ ने क्या किया? तहरीक इंसाफ ने सीएम पंजाब हटा दिया जी। पहले वो कहते थे वसीम अकरम प्लस है, हम नहीं उठाएंगे, फिर उन्होंने कहा अच्छा अब हमने ये हटा दिया, अब बताओ ठंडे हो जाओ। सो ये नून लीग को एक बहुत बड़ा खतरा है कि जब ये बातें शुरू होंगी कि इस हुकूमत को हटाना है तो फेडरल सबसे पहले सीएम पंजाब की कुर्बानी ना दे दे। सो सीएम पंजाब को बचाने के लिए सदर बनाया जा रहा है नवाज शरीफ को। हाँ सर, लेकिन आप ये देखें कि उन सीएम पंजाब में और इन सीएम पंजाब में एक बड़ा ज़मीन आसमान का उस तरह से फ़र्क है कि वहाँ पे तो बहुत अर्ली ऑन, बड़ी मतलब इनिशियल डेज़ में ही ये बात निकल आई थी कि यार यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं ना, उन चीज़ों की शिकायत भी पहुँच चुकी है बनी गाला, और लेकिन आगे से उनको कहा यार ज़रा रिलैक्स करो, उनको करन दो जो कर रहे हैं, और वही चीज़ सर्कुलेट होती रही, पर्कुलेट होती रही, और उसके बाद अंजाम ये हुआ कि बुज़दार साहब को इसकी ऊपर ज़िद एक पैदा होगी जी कि हम इनको तो कुछ नहीं करेंगे, इनसे बेहतर सीएम है ही नहीं, हालांकि जो हक़ाइक़ हैं वो इसको नहीं बयान करते। तो मरीन नवाज़ साहिबा की हद तक तो मेरा अपना ख्याल है कि जो अभी तक उनका जिस तरह के चल रहा है प्रेशर जो उन्होंने डाला हुआ है तमाम इदारों के ऊपर, पंजाब को ये करना है वो करना है, हर जगह नज़र आ रही है, सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है उनके, वो जो वर्दी वाली चीज़ हमने कल बात की थी, मुझे तो लग रहा है कि उनका मूड है फुल गवर्नेंस करने का जो चाहिए। तो ये ना हो कि जब बारी आए, जैसे आप कह रहे हैं कि यार पंजाब सीएम की कुर्बानी की, तो वो कहे यार पंजाब सीएम तो हमें बहुत पसंद है, कुर्बानी शायद कहीं और की देनी पड़ जाए। सब कुछ हो सकता है। बुनियादी बात पता है कि परफॉर्मेंस किसी एक पर्टिकुलर बंदे की जैसे भी हो, अच्छी हो बुरी हो, देखें उसके दौर में बहुत से लोग होंगे जिसको कोई फ़ायदा पहुंचा होगा, बहुत से लोग होंगे जिसको कोई नुकसान पहुंचा होगा। ओवरऑल जब मईशत आपकी स्टेबल नहीं होती ना तो लोगों में एक रिजेंटमेंट आ जाती है। जब वो रिजेंटमेंट आ जाती है ना तो उनको नहीं, वो ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं है कि ठीक कौन था और गलत कौन था, उनको चाहिए होता है बलि का बकरा। क्योंकि अगर आप बलि का बकरा नहीं, वो कहेंगे कि सब कुछ ही दरम बरम कर दो। सो इसलिए एक एक करके कुर्बानी पेश की जाती है। पहले कोई एक मिनिस्टर के देखें जी ये हम बदलने लगे हैं, फिर कोई सीएम, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर को बचाने के लिए बहरहाल पहले प्यादे ज़ाया किए जाते हैं, वरना वो इवेंचुअली फिर जाहिर है उनकी। हाँ सर, आखिरी इस पर कर लेते हैं बात, फिर आगे चलते हैं। मुझे एक एनालॉजी में याद आई अभी और पहले भी मैं सोचता रहता हूँ कि जो हम बात करते रहते हैं ना कि जी वन गोज एंड अदर वन कम्स, मतलब वही सर्कुलर एक इफेक्ट चल रहा है। सर क्रिकेट से मैं एनालॉजी ड्रॉ करूँगा। क्रिकेट के अंदर जब आप इनिंग्स खेलते हैं आपके पास कितनी विकटें होती हैं? आपके पास 10 विकटें होती हैं। सर इस गेम में भी मेरे ख्याल में विकटें जो है ना बहुत कम रह गई हैं। ये जो वन गोज एंड द अदर वन कम्स ना, ये अब मेरे ख्याल में आप टेल एंडर्स की तरफ हो मुल्क की हद तक, कि अब आप ज़्यादा दफ़ा इसको कर दिया ना आपने, एंड में आप पता चलेगा यार टीम जो है ना वो ख़त्म हो गई। और जब टीम ख़त्म हो जाती है तो फिर क्या होता है सर, मैच ख़त्म हो जाता है, और मैच नहीं ख़त्म होने देना। मैच नहीं ख़त्म होने देना, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है ना कि अगर आपने नाइट वॉचमैन आ जाते हैं। अगर आपने ओवरऑल क्रिकेट की एनालॉजी दी है तो बिल्कुल मैच खत्म हो सकता है। अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट की एनालॉजी देंगे ना तो उसमें मसला ये है कि टेल एंडर्स ज्यादा मारते हैं, ज्यादा स्कोर करते हैं, हमारे तो ऊपर वाले फ्लॉप हो जाते हैं। ये भी ठीक है सर, यानी कि टेल एंडर्स का भी वेट करें सर। चलो टेल एंडर्स भी देख लेंगे। ऐसा आगे चलते हैं सर। मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये खबर जो है ना आपको इतनी को पसंद नहीं आने वाली, चीचियां चढ़ेंगी सर। बिल्कुल। अच्छा, किसके ऊपर ये आप बता दीजिएगा कचौड़ी आपको। सर तो ऐसा हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट जो उनको प्रपोजल किया, ये जो CPPA है, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी जो है, प्रपोजल उन्होंने ये भेजा कि जी ये सोलर जो है इसके ऊपर एक टैक्स लेवी किया जाए। अच्छा, अब वो टैक्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है कि 12 किलोवाट से ऊपर का जो यूनिट कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरियाज़ में लगा हुआ है उसके ऊपर 2000 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से अब टैक्सेशन होगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक 12 किलोवाट का ही लेट से यूनिट है तो 24,000 रुपये इसके अंदर आपको इजाफी जो है टैक्स जो है वो सोलर यूज़ करने की बेसिस पे आपको पड़ेगा। अगर आपके पास 10 किलोवाट का 12 इंटू 2 हो गया ना। ओके। हर 12 के बाद 12 पे और 12 के बाद हर किलोवाट पे 2,000 रुपये टैक्स है। ठीक है। सो अगर फर्ज करें किसी ने 12 किलोवाट लगाया और उसका बिजली का बिल जो है वो आता ही 24,000 रुपये है और अभी टैक्स नहीं उसके ऊपर है, तो बिजली का बिल जीरो आता है, जिसको आप कहते हैं जी हमारा, बहुत लोग ऐसे कहते हैं हमारा जीरो बिल आता है, बल्कि हमारा तो नेगेटिव में चल गया, हमें तो बल्कि पैसे देने हैं हमारे डिस्को ने, जो कि आपके कटते ही हैं, कभी आपको मिलते थोड़ी ना।
अब उस शख्स को एक 24,000 रुपये का टैक्स ऐड हो गया उसके अंदर। तो जो अगर जो नॉन परफॉर्मिंग मंथ्स हैं सोलर के, जब सन कम होता है यहाँ पे सर्दियों के स्मॉग के, जिसमें बिल आता ही आता है लोगों का, मतलब 15-20 हज़ार आ गया फ़र्ज़ करें, अब उनका बिल जो है फ़र्ज़ करें 20,000 है तो वो 24,000 आगे 44,000 रुपये जो है वो बिल आएगा। तो बात तो सर वहीं की वहीं आ गई फिर कि लोगों ने जिस मकसद से सोलर लगाया है वो तो ये है कि अपना बिल कम करें। वो अब अलबत्ता ये है कि ये प्रपोज़ हुआ है, ये शहबाज शरीफ साहब को फॉरवर्ड हो चुका है, इस पर बहुत गौर हो रहा है, कंसिडरेशन हो रही है, और मेरा तो अपना ख्याल है ये कर देंगे क्योंकि ये डिस्करेज करना चाहते हैं। साथ ही वैसे सॉरी एक और आखिरी बात कर लूँ, साथ ही इसी खबर में जो कि बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी था कि एक तरफ टैक्स लग रहा है, दूसरी तरफ ये भी कहा है कि यार सोलर पैनल और सस्ते करो। अच्छा, असल में ना एक तो ये कि ये तजवीज़ अब आई है अखबार में, तकरीबन 3 से 4 महीने पहले एग्जैक्टली ये चीज़ के टैक्स लगाया जा रहा है उन लोगों पे जिनके पास सोलर है, और ये तो 12 किलोवाट की बात हो रही है ना, कम वालों पे भी लगाया जाएगा। ये हमने इसी शो पे कह दिया था कि हुकूमत ये सोच रही है, ठीक है। सो हम 3 महीने पहले पता था हमें कि ये क्या होने वाला है। वैसे सॉरी पावर डिवीजन ने इसकी तरदीद की है कि जी ऐसी कोई समरी मूव नहीं की, लेकिन सर मैं जो मुझे, क्योंकि इतनी देर से बात चल रही है तो ऐसे हो नहीं सकता कि इसके ऊपर बात ना हुई हो। इसके ऊपर बात हो रही है, इसके ऊपर ये बात भी हो रही है कि ये पर मंथ लेने हैं, या इसके ऊपर ये बात भी हो रही है कि ये वन टाइम है। सो इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि ये 12 वाट प्लस पे, 12 किलोवाट प्लस पे ये कर रहे हैं। अच्छा, अब गरीब आदमी ने तो कैसे बचना है टैक्सेस से और कैसे अपने हालात बेहतर करने हैं, इसके तो तरीके हमारे पास नहीं हैं। लेकिन अमीर कैसे बच सकता है और अमीर कैसे फ़ायदा उठा सकता है, उसके तो 1000 तरीके हैं। सो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर आपका मतलब जिसके पास पैसे हैं, ठीक है, उसके एक घर की कितनी ज़रूरत हो सकती है, 20-25 किलोवाट, ठीक है, वो उतने का अगर सिस्टम लगाए, और अगर उसके पास पैसे हैं तो वो साथ में बैटरी भी लगा ले जो कि उसको स्टैंड बाय, मतलब जो कि चलाएं 24 घंटे, तो वो ग्रिड से ही ऑफ हो जाए। अगर वो ग्रिड से ही नहीं जुड़ा हुआ तो उसको कैसे टैक्स लगाएंगे? नंबर 1 चीज़। अच्छा, नंबर 2 चीज़ ये है, आप कह रहे हैं कि नेट मीटरिंग कराओ ही ना, अपना इंटरनल सिस्टम बना दो। अपना इंटरनल सिस्टम बना दो। आपने सोलर से बैटरी चार्ज करो, बैटरी से बिजली लो, बिल्कुल रात के वक्त, बिल्कुल आप ग्रिड का हिस्सा ही नहीं हो, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग करना शुरू कर देंगे, अगेन अमीर करेंगे। अच्छा, फिर वही बात, ये अमीर कौन है? ये अमीर वो हैं जो कि गुड कस्टमर्स हैं, जो बिल देते हैं। सर ये जो आप मशवरे दे रहे हैं, ये वापडा वाले यूं आएंगे कि जी जरा तुसी आओ ना साढ़े। सो अमीर जो है ना, उनके पास बचने के 1000 तरीके हैं, और फिर ये जितने अमीर सिस्टम से, ग्रिड से निकलेंगे, ये सारे गुड कस्टमर्स हैं। ये हम पिछले शोज में बहस करते रहे हैं कि ये टाइमली बिल देते हैं, ये कुंडा नहीं मारते, ये वो। अच्छा, उतना ही ज़्यादा बर्डन फिर गरीब पे पड़ना शुरू हो जाएगा, वो जो सारे कैपेसिटी चार्जेस देने हैं। सो ये हम ना आगे कुआं पीछे खाई में फंस चुके हैं। अगेन, ये जब तक रियासत को समझ नहीं आएगी कि मसला है क्या, तब तक ये इसको ना एड्रेस ही नहीं कर सकते। ये जितनी तजावीज़ दे रहे हैं ये काम नहीं करेंगे। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इस पे हमारे पास और भी कुछ पॉइंट्स हैं डेफिनेटली, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि हमने क्योंकि एक ब्रेक लेनी है। आपको तो ये ब्रेक है सर, ब्रेक चाहिए होती है सर। कमर्शियल ब्रेक से बेहतर चीज़ कोई नहीं होती। इसका मतलब है हमारा शो देखा जा रहा है सर, और ऑडियंस का और हम दोनों का हक है। तो लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले डिस्कशन कर रहे थे सोलर के जो इश्यूज बने हुए हैं, सोलर पावर के ऊपर जो गवर्नमेंट को तजवीज़ की गई है कि इसको टैक्स कर लें। पावर डिवीज़न ने इसकी तरदीद की है, लेकिन ये चूंकि पावर डिवीज़न की तरफ से नहीं था ये वाला जो था मशवरा, लेकिन उनकी तरफ से तरदीद आएगी तो चलें फिर हम मान भी लेंगे, तो जो कि अच्छी बात है कि ना करें इस किस्म की चीज़। अलबत्ता सर इसमें एक और मैं इजाफा कर दूँ, सोलर टेक्नोलॉजी को ना अभी मसला ये है कि कंज्यूमर जो है समझा नहीं, जो लगा लेता है वो समझ जाता है। आपने चूंकि बैटरियों का जिक्र किया, आपने बड़ा अच्छा किया। बहुत से लोग होते हैं कि जब वो सोलर लगा रहे होते हैं या आपसे मशवरा कर रहे होते हैं तो बैटरियाँ कितनी लगाई हैं आपने? मैंने बैटरी लगाई ही नहीं। अच्छी, फिर कैसे चल रहा है? फिर ऐसे चल रहा है जी कि आपने नेट मीटर लगाया हुआ है। तो कहते नहीं, जब तक आपका नेट मीटर तो बड़ा टाइम लगता है, जब तक नहीं लग रहा तो क्या कर रहे हैं, वो ज़ाया कर रहे हैं। तो एक बात,
दूसरा फिर मैं उनको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको इस तरह ना समझें कि आप सोलर जो है, तार जो है सोलर पैनल से जाके आपके एसी के अंदर लगी हुई है और वो एसी चला रही है। वो भी होते हैं, लेकिन वो भी डेडिकेटेड एक यूनिट, एसी के यूनिट का एक सोलर पैनल होता है और उसकी भी अपनी साइंस होती है। जैसे अभी एक कंपनी ने सोलर बेस्ड एसीज भी लॉन्च की हैं, लेकिन वो रात में क्या लेकिन वो रात में क्या करेंगे। सो आप बेसिकली अपना बिल कम कर रहे हैं, आप अपने बाईपास करना चाह रहे हैं आपके जो बाकी जनरेट कर रहे हैं। आप जैसे आपकी बत्ती, आप लोगों को ये भी नहीं पता, इसको भी आप इसके अंदर एलैबोरेट करें कि जब आपकी बत्ती जाती है ना तो आपका सोलर पैनल शट डाउन कर जाता है। तब वो सोलर पैनल नहीं चल रहा होता, ना वो कुछ ले रहा होता है ना वो दे रहा होता है, तो वो आपकी बिजली इफेक्टिवली ज़ाया हो रही होती है। तो जितनी लोड शेडिंग भी बढ़ती है इसका मतलब आपका सोलर नहीं चलता। इसलिए लोग जो हैं वो फिर बैटरी यूनिट लगा लेते हैं कि यार बत्ती जाए, और वो बैटरीज नहीं होती सिर्फ, उन बैटरीज के आगे एक यूपीएस होता है या इन्वर्टर आप कह लें उसको, तो वो फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है और वो सोलर से आप बैटरियां चार्ज कर रहे होते हैं। और अगर किसी बंदे जो इतना उसने कर लिया कि वो बैटरी भी लगाई हुई और नेट मीटर भी लगवाया है, जो वो बैटरी फुल हो जाती हैं तो फिर वो ग्रिड के अंदर अपनी बिजली दे रहा होता है। तो ये भी लोगों ने यूनिट्स लगाए हुए। तो ये सारी साइंस जो है इसको समझने की जरूरत। कंज्यूमर्स को अभी तक ये लगता है कि यार सोलर, मैंने ऊपर पैनल लगे हुए ना इस घर में, तो मुख्तलिफ जगहों पर तारें गई हुई जैसे यूपीएस में होता है कि वो इसको चला रही है। ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं होता। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि अब जो है ना, ये भी एक कैच है कि आपने हाइब्रिड, अगेन अगर तो आप बड़ा सिस्टम लगा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि ऑफ ग्रिड हो जाए, ठीक है, बट अदरवाइज लोड शेडिंग जैसे होती थी ना पहले, मेरा ये जाती तौर पे ख्याल है कि अब नहीं हुआ करेगी। हाँ जी, उसकी वजह बिजली बहुत है, आप कैपेसिटी चार्जेस, जितनी आप बिजली लोड शेडिंग करोगे कैपेसिटी चार्जेस जेब से देने पड़ेंगे। तो इसलिए हुकूमत कहती है अब आप इस्तेमाल करो बिजली, ठीक है, कोई पैसे तो देने और कंज्यूमर नहीं करना चाहता अब इस्तेमाल, क्योंकि बिजली बहुत महंगी होगी वो राशनिंग कर रहा है। सो अब अगेन इसका मतलब है कि आप अगर ऑन ग्रिड हो, यानी कि आप हाइब्रिड नहीं हो, तो आपकी बिजली उस तरह से ज़ाया नहीं हो रही, वो बन रही है। लेकिन अब ये भी तो साथ में तजवीज़ है ना कि जो अभी आपको दे रहे हैं 21 रुपये यूनिट के पीछे, अब तजवीज़ आई है कि 11 रुपये कर दिया जाए। अच्छा, ये 21 रुपये भी कम, तो यूनिट टू यूनिट था ना, यूनिट टू यूनिट तो कट ही रहा है, जो इजाफी बच जाते हैं ना उस पर आपको मिलते हैं 21 रुपये। अब तजवीज़ है 11 रुपये कर दिया, कम कर दें उसको, कम कर दें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आज से 3 साल पहले भी 21 रुपये मिलते थे। 3 साल में जो आप इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट कर रहे हो उसकी प्राइस तो पता नहीं कितनी ऊपर चली गई है, तकरीबन 30-40 रुपए यूनिट ऊपर चली गई है। लेकिन जो आप बिजली एक्सपोर्ट कर रहे हो वो 21 की 21 पे खड़ी है और आप उसको ये कह रहे हैं कम कर दो, मजीद कम कर दें। सो अगेन इनको जो बात समझ नहीं आ रही वो ये है कि लोग अगर बिजली इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, ठीक है, कम से कम करेंगे, सोलर पे भी काम करेंगे, ग्रिड पे भी काम करेंगे, हर तरह से काम करेंगे, तो होगा ये कि कभी अगर आप सोच रहे हो कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, देखें पाकिस्तान ने अगर आईटी में तरक्की करनी है, पाकिस्तान में अगर इंडस्ट्री में तरक्की करनी है, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने अगर एग्रीकल्चर में भी तरक्की करनी है, तो एक चीज़ चाहिए और वो है बिजली। वो है कि लोग जब एनर्जी, बिजली और एनर्जी के दूसरे मीन्स वो इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी तो फिर कुछ एक्सपोर्ट होगा। जब लोगों को ये लगेगा कि एनर्जी प्राइसेस आर टू हाई, तो पाकिस्तान तो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। सर बिल्कुल, एनर्जी से सब कुछ रिलेटेड है। हमारी शो पे वो एक टेक्सटाइल मिल वालों के हमने बुला लिया था अपने शो के ऊपर, उन्होंने हमें यही बताया था कि यार जब तक बिजली का मसला हल नहीं होगा हम कितना कुछ कर लेंगे। और ये टेक्सटाइल मिल के ओनर भी हैं और ये एप्टमा के बड़े सीनियर मेंबर भी हैं, तो अगर ये बात कर रहे हैं तो इसको सीरियसली लें। दूसरा सर, सोलर पैनल्स की मैंने बात की पहले, तो मैं आपको ये बताता हूँ ये और सस्ते करना चाह रहे हैं ताकि लोगों को इनकरेज किया जाए, ताकि उनको पे टैक्स कर सकें और ये जो 21 से 11 रुपये वाली चीज़ है उसको भी इंजॉय कर सकें। तो ये लोगों को पसंद है कि फिर भी मेरा अपना ख्याल है कि अगर सोलर लगाना है ये राइट टाइम इस वजह से है कि सर इस वक्त जो पैनल कॉस्ट है वो मार्केट के अंदर है 41 रुपये वॉट, ये गई थी 80 के बाद ये 100 प्लस गई थी। तो अभी इस वक्त जो पैनल्स मौजूद हैं, जो पुराने लोगों ने, बताता हूँ पुराने क्यों हो गए हैं, वो लोगों ने मंगवाए हुए हैं, वो उनको एट कॉस्ट बेच रहे हैं सोलर कंपनीज जो हैं। तो ये वो टाइम है जब आप सोलर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें, आपको नुकसान नहीं होगा अभी भी। अच्छा, जो ये क्यों इनको मैं पुराना कह रहा हूँ, क्योंकि अब सर दुनिया भर में इन सोलर पैनल्स का एक बहुत बड़ा मसला है। जो हमारा कायदे आज़म सोलर पार्क था उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी निशानदेही की गई थी, वो ये थी कि ये डस्ट पकड़ते हैं पैनल्स जो हैं और फिर इनको वॉश करना पड़ता है वरना इनकी एफिशिएंसी लो हो जाती है। सो उनको वॉश करने के लिए जितना पानी लगता है, मतलब घर के लिए तो ठीक है लेकिन एक पूरी इंडस्ट्री के लिए वो सारा बहुत ज़्यादा बन जाता है। अब सर आ गए हैं डस्ट रिपेलेंट, डस्ट प्रूफ पैनल्स आ गए हैं जिनके ऊपर से रिटेन नहीं होती, तो उनको वॉशिंग के अंदर आपको भी बेहतरी आती है कि आप उसको ज़्यादा एज फ्रीक्वेंट वॉश नहीं करना पड़ता। सो दुनिया के अंदर सर इसकी टेक्नोलॉजी भी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। यहाँ पे इस वक्त सस्ते भी है। गवर्नमेंट क्यों
इंकरेज स्लैश डिस्करेज करने के मूड में, इसकी समझ नहीं आ रही, लेकिन इसकी क्लैरिटी जैसी है जल्दी से आप उसकी वजह ये है कि ना गवर्नमेंट चोरी रोकना चाहती है, ना गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी रोकना चाहती है। वो चाहती है कि ये दोनों चीजें वैसे ही चलती रहें, आपको मजीद फ्लीस किया जाए, तो ये नहीं हो सकता, और ये बहुत हो रहा है। और आखिरी चीज मजीद डिटेल में, क्योंकि हम पिछले एपिसोड में भी बात कर चुके हैं, आगे भी कर लेंगे। हुकूमत को मैं सीधा सीधा बता रहा हूं कि अगर तो मसला जानना है और उसका हल जानना है तो उसके लिए हमें एंगेज कर लें, आपको दोनों चीजें बता देंगे, लेकिन अगर विल नहीं होगी तो फिर कर भी नहीं सकते। सर बिल्कुल सर, नाज़रीन सॉरी सर, ये सोच की बात जो है, अगेन इट इज़ नॉट इंकरेजिंग। तो हमने आखिरी बात की, उसी से शो ख़त्म करते हैं कि लोगों को जो फ्लीस किया जा रहा है, लोगों का जो प्रेशर कुकर है ना कभी फिर वो लोग जो है वो करेंगे। और जो कुछ जगहों पे आइसोलेटेड इंसिडेंट पॉकेट्स में हो रहा है, होता है, हम तक बात हर रेगुलर नहीं पहुंचती, ये खुदा ना खास्ता किसी बड़े स्केल पे हुआ तो और बड़ा मसला हो जाए। इस चीज़ को आप समझें, अवाम की जो मुसीबतें हैं उनको समझें। नाज़रीन, इसी से हमने पॉइंट से हम इजाज़त लेते हैं, आपसे कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।